हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप लोग। आज हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं सीबीएसई क्लास 10 इंग्लिश का चैप्टर नंबर 2 नेशनल मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। कौन सा चैप्टर पढ़ना है, चैप्टर का नेम कमेंट में जरूर लिखें जो वीडियो देख रहा है, ठीक है। अब हम इस वीडियो में एकदम एनसीईआरटी की लाइन बाई लाइन का मीन समझते हुए पढ़ेंगे, ठीक है। जैसे एकदम फर्स्ट पेज पे स्टार्ट करेंगे। जैसे आप पहले अपन चैप्टर का नाम ही समझ ले कि नेशनल मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। मतलब इसका क्या होता है कि नेशनल मंडेला की स्वतंत्रता की ओर लंबी यात्रा। इसका अर्थ क्या होता है कि जो नेशनल मंडेला जी हैं उनकी स्वतंत्रता की ओर कैसे लंबी यात्रा हुई, ठीक है। अब यहाँ पर अपन को चैप्टर स्टार्ट करने से पहले यहाँ पर पहले कुछ इस टॉपिक को पढ़ लेते हैं। जैसे यहाँ पर लिखा बिफोर यू रीड, क्या लिखा हुआ है बिफोर यू रीड, मतलब आपके पढ़ने से पहले, मतलब जो चैप्टर को पढ़ने से पहले इस टॉपिक को पढ़ लेते हैं कि चैप्टर में क्या दिया हुआ है। इसको पढ़ लेते हैं। अब यहाँ पर लिखा है कि अपार्थाइड इज अ पॉलिटिकल सिस्टम। अपार्थाइड इज अ पॉलिटिकल सिस्टम। अपार्थाइड मतलब यहाँ पर रंग भेद, ठीक है। जो रंग भेद एक राजनीतिक व्यवस्था है दैट सेपरेट्स पीपल अकॉर्डिंग टू देयर रेस, जो लोगों की उनकी जाति के अनुसार अलग करती है। कैन यू से, क्या आप बता सकते हैं विच ऑफ द थ्री कंट्रीज नेम्ड बिलो एंड सच अ पॉलिटिकल सिस्टम अनटिल्स वेरी रिसेंटली के नीचे दिए गए या नीचे बताए गए तीनों देशों में से हाल तक किस देश में ऐसी राजनीतिक व्यवस्था थी। फर्स्ट है यहाँ पर क्या है, फर्स्ट यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका यानी संयुक्त राज्य अमेरिका। सेकंड साउथ अफ्रीका यानी कि दक्षिण अफ्रीका। थर्ड ऑस्ट्रेलिया, कौन सा, ऑस्ट्रेलिया। आई होप आपको ये एक्सप्लेनेशन कैसा लगा। ऐसे ही हम एक्सप्लेनेशन करेंगे, लेकिन मैं यहाँ पर एनसीईआरटी की लाइन को नहीं पढ़ूंगा, जैसे इंग्लिश में नहीं पढ़ूंगा, एकदम हिंदी में ट्रांसलेट करता हुआ चला जाऊँगा। जैसे यहाँ पर देखें, मैं ऐसे बताऊंगा आपको पूरा चैप्टर कि बिफोर यू रीड, आपके पढ़ने से पहले। अब यहीं से फिर स्टार्ट करें। अपार्थाइड यानी कि रंग भेद एक राजनीतिक व्यवस्था है जो लोगों को उनकी जाति के अनुसार अलग करती है। क्या आप बता सकते हैं कि नीचे बताए गए तीनों देशों में से हाल तक किस देश में ऐसी राजनीतिक व्यवस्था थी। पहला अपना संयुक्त राज्य अमेरिका, ठीक है। सेकंड दक्षिण अफ्रीका, थर्ड ऑस्ट्रेलिया। अब यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट पर पहुँच गए। हैव यू हियर्ड ऑफ नेशनल मंडेला, यानी क्या आपने नेशनल मंडेला के बारे में सुना है। मंडेला और उनकी अफ्रीकी नेशनल कांग्रेस ने रंग भेद के खिलाफ संघर्ष करते हुए अपना पूरा जीवन बिताया। मंडेला को 30 साल जेल में बिताने पड़े। अब ये इम्पोर्टेंट बात है कि इस चैप्टर में आगे बताया जाएगा। जो मंडेला जी हैं उनको कितने साल जेल में बिताने पड़े, 30 ईयर्स। कितने, 30 ईयर्स बिताने पड़े। आखिरकार 1994 में 1994 में दक्षिण अफ्रीका में लोकतांत्रिक चुनाव हुए और मंडेला जी एक नए राष्ट्र के पहले अश्वेत राष्ट्रपति बने। जो बने मंडेला जी हैं वो पहले फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट बने, ठीक है। अब यहाँ पर नीचे वाले टॉपिक पे आ गई। ये क्या कह रहा है कि इसमें उनकी आत्मकथा का अंश है, ये चैप्टर है उसमें। और आज़ादी की लंबी यात्रा में मंडेला एक ऐतिहासिक अवसर उद्घाटन के बारे में बात करते हैं। क्या आपने अनुमान लगा सकते हैं कि अवसर क्या हो सकता है। 10 मई 1994 के इस समाचार बीबीसी से अपने अनुमान की जांच करें, ठीक है। ऐसे ही हम पूरे चैप्टर को स्टार्ट पढ़ेंगे, ठीक है। अब आई होप आपको ये एक्सप्लेनेशन कैसा लगा, कमेंट में ज़रूर बताएं, ठीक है। अब अपना चैप्टर होता है स्टार्ट होता है यहाँ से। 10 मई डाउन्ड ब्राइट एंड क्लियर, मतलब 10 मई का सूर्योदय उज्जवल और स्पष्ट था। पिछले कुछ दिनों से मैं गणमान्य व्यक्तियों और विश्व नेताओं से घिरा हुआ था जो उद्घाटन से पहले अपना सम्मान देने के लिए आ रहे थे। उद्घाटन के बाद यह दक्षिण अफ्रीका धरती पर अंतर्राष्ट्रीय नेताओं की अब तक की सबसे बड़ी सभा होगी, ठीक है। अब यहाँ पर नेक्स्ट टॉपिक पर आ गए। यहाँ पर लिखा है कि यह समारोह प्रिटोरिया में यूनियन बिल्डिंग द्वारा निर्मित सुंदर बलुआ पत्थर के एम्फी थिएटर में हुआ। दर्शकों तक यह श्वेत वर्चस्व का स्थान रहा था और अब यह दक्षिण अफ्रीका की पहली लोकतांत्रिक गैर नस्लीय सरकार की स्थापना के लिए विभिन्न रंगों और राष्ट्रों के इंद्रधनुषी जमावड़े का स्थान। उस प्यारे शरद ऋतु के दिन मेरे साथ मेरी बेटी जैनानी भी थी। मंच पर सबसे पहले श्री डी क्लर्क ने दूसरे उपराष्ट्रपति के रूप में शपथ ली, ठीक है। अब नेक्स्ट पेज पर पहुंच गए।
नेक्स्ट पेज पर लिखा है कि थाबो म्बेकी ने पहले उपराष्ट्रपति के रूप में शपथ ली। जब मेरी बारी आई थी तो मैंने संविधान का पालन करने और उसे बनाए रखने तथा गणतंत्र और उसके लोगों की भलाई के लिए खुद को समर्पित करने की प्रतिज्ञा की। एकत्रित अतिथियों और देखने वाले विश्व में मैंने कहा, आई सेड मतलब मैंने कहा, आज हम सभी यह अपनी उपस्थिति से गौरव प्रदान करते हैं। नवजात स्वतंत्रता के लिए एक औपचारिक और आशा शब्द के अनुभव से बाहर एक असाधारण मानवीय आपदा है जो बहुत लंबे समय तक चलने के बाद यहाँ एक ऐसे समाज का जन्म होना चाहिए जिस पर पूरी मानवता को गर्व हो। हम जो आज ही समय पहले गैरकानूनी थे, आज हमें अपनी धरती पर दुनिया के देशों की बेज़बानी करने का दुर्लभ विशेष अधिकार दिया गया है। हम अपने सभी प्रतिष्ठित अंतर्राष्ट्रीय मेहमानों को धन्यवाद देते हैं कि वे हमारे देश के लोगों के साथ उस चीज़ पर कब्जा करने आए हैं जो आखिरकार न्याय, शांति और मानवीय गरिमा के लिए एक आम जीत है। आखिरकार हमने अपनी राजनीतिक मुक्ति हासिल कर ली है। हम अपने सभी लोगों को गरीबी, अभाव, पीड़ा, लिंग और अन्य भेदभाव के निरंतर बंधन से मुक्त कराने की प्रतिज्ञा करते हैं। कभी नहीं, अब यहाँ पर आ गए नेक्स्ट टॉपिक लिखा नेवर नेवर, मतलब कभी नहीं और फिर कभी ऐसा नहीं होगा कि यह खूबसूरत भूमि फिर से एक दूसरे के द्वारा या एक दूसरे से पर अत्याचार का अनुभव करेगी। अब यहाँ पर ये दो लाइन बहुत इम्पोर्टेंट, मतलब एकदम शानदार लाइन लिखी हुई हैं, दो लिखी हुई हैं कि द सन शॉल नेवर सेट ऑन सो ग्लोरियस अ ह्यूमन अचीवमेंट, मतलब इतनी शानदार मानवीय उपलब्धि पर सूर्य कभी अस्त नहीं होगा। अब यहाँ पर देखो ये बहुत वैसी लिखी है, लाइन इम्पोर्टेंट है कि लेट फ्रीडम रीजन मतलब आज़ादी के राज करने दो। गॉड ब्लेस अफ्रीका, भगवान अफ्रीका को आशीर्वाद देगा। ठीक है, अब यहाँ पर नीचे ओरल कॉम्प्रेशन चेक, मतलब जो इस चैप्टर में अपने जो 2 पेज पढ़े हैं उसके यहाँ पर कुछ मौखिक सवाल हैं, ओरल कॉम्प्रेशन चेक क्वेश्चन है। जैसे मान लो फर्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है, वेयर डिड द कैरेमनीज टेक प्लेस, यानी कि समारोह कहाँ हुए। कैन यू नेम एनी पब्लिक बिल्डिंग इन इंडिया दैट आर मेड ऑफ सैंडस्टोन, क्या आप बता सकती हैं कि भारत में किसी सार्वजनिक भवन का नाम बता सकती हैं जो बलुआ पत्थर से बना हो। ठीक है, और सेकंड क्वेश्चन में ये कह रहे हैं कि क्या आप बता सकती हैं कि 10 मई दक्षिण अफ्रीका में शरद ऋतु का दिन कैसे हैं। ठीक है, अब हम पहुंच गए नेक्स्ट पेज पर थर्ड क्वेश्चन को पढ़ते हैं। क्या कह रहा है थर्ड क्वेश्चन है कि अपने भाषण की शुरुआत में मंडेला जी ने कहा, एक असाधारण मानवीय आपदा का उल्लेख किया, इससे उनका एक अभिप्राय है। आखिर में वह किस गौरवशाली मानवीय उपलब्धि की बात करता है। फोर्थ क्वेश्चन है, मंडेला अंतर्राष्ट्रीय नेताओं को किस लिए धन्यवाद देती हैं। फिफ्थ है कि दक्षिण अफ्रीका के भविष्य के लिए उन्होंने क्या आदर्श रखे। ये कुछ हवाल पुणे ये कुछ 2-3 पेज पढ़े, उनके यहाँ पर ओरल कॉम्प्रेशन चेक क्वेश्चन है। ये अपन को सारे क्वेश्चन आ रहे हैं। जैसे यहाँ पर दक्षिण अफ्रीका के भविष्य के लिए उन्होंने क्या क्या आदर्श रखे, तो उन्होंने यहाँ पर शपथ ली थी। ठीक है, क्या शपथ ली, यहाँ पर मैंने बताया था। अब यहाँ पर चलो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। ओरल क्वेश्चन को हम लास्ट में एंड में आकर चेक करेंगे। ठीक है, तब आंसर बताएंगे। अब यहाँ पर नेक्स्ट पढ़ते हैं। अब फिर यहाँ से अ फ्यू मोमेंट्स लेटर बी पर आगे हम यहाँ पढ़ते हैं कि कुछ क्षण बाद हम सभी ने विस्मय में अपनी आंखें उठाईं जब दक्षिण अफ्रीका जेट, हेलीकॉप्टर और सैन्य वाहकों की एक शानदार श्रृंखला यूनियन बिल्डिंग के ऊपर एकदम सही संरचना में गर्जना कर रही थी। प्रदर्शन यह केवल सटीकता और सैन्य बल का प्रदर्शन नहीं था, बल्कि लोकतंत्र के प्रति स्वतंत्र रूप से और निष्पक्ष रूप से चुनी गई नई सरकार के प्रति सेना की निष्ठा का प्रदर्शन है। कुछ ही क्षण पहले दक्षिण अफ्रीका रक्षा बल और पुलिस के सर्वोच्च जनरल ने पिछले दिनों के रिबन और पदकों से सजी अपनी छाती मुझे सलाम किया और अपनी वफादारी की प्रतिज्ञा की। मैं इस तथ्य से अनभिज्ञ नहीं था कि इतने वर्ष पहले उन्होंने सलामी नहीं दी होगी, बल्कि मुझे गिरफ्तार कर लिया होगा।
अंत में जेट के या इम्पाला जेट के एक शेवरॉन ने नए दक्षिण अफ्रीकी ध्वज के काले, लाल, हरे, नीले और सुनहरे रंग का धुआं निशान छोड़ा। यह दिन मेरे लिए हमारे 2 राष्ट्रगानों के बजने और गोरों द्वारा निकोसी, सिकलेल, आइफ और अफ्रीका गाते हुए और अश्वेतों द्वारा गणतंत्र का पुराना गान डाइस्टेम गाते हुए देखने का प्रतीक था। हालांकि उस दिन किसी भी समूह को उस गान के बोल नहीं पता थे, जिसे वे एक बार तुच्छ समझते थे, वे जल्द ही शब्दों को याद कर लेंगे। उद्घाटन के दिन में ऐतिहासिक बोध से अभिभूत था। 20वीं सदी के पहले दशक में कड़वे एंग्लो बोअर युद्ध के कुछ साल बाद और मेरे जन्म से पहले दक्षिण अफ्रीका के श्वेत चमड़ी वाले लोगों ने अपने मतभेदों को दूर किया और अंधेरे चमड़ी वाले लोगों के खिलाफ नस्लीय वर्चस्व की एक प्रणाली बनाई। अपनी ही ज़मीन का उन्होंने जो संरचना बनाई, उसने दुनिया के अब तक ज्ञात सबसे कठोर, सबसे अमानवीय समाजों में से एक का असाधारण बनाया। अब 20वीं सदी के आखिरी दशक में और एक आदमी के रूप में मैंने अपने 8वें दशक में यह व्यवस्था थी। 8वें दशक में यह व्यवस्था थी। ठीक है, अब हम पहुँचे नेक्स्ट पेज पर। आए यहाँ पर कि हमें हमेशा के लिए पलट दिया गया और इसकी जगह एक ऐसा कानून लाया गया कि जिसने सभी लोगों के अधिकारों और स्वतंत्रताओं को मान्यता दी, चाहे उनकी त्वचा का रंग कुछ भी हो। वह दिन मेरे हजारों लोगों की अकल्पनीय बलिदानों से आया था। वे लोग जिनकी पीड़ा और साहस को कभी गिना या चुकाया नहीं जा सकता। मुझे उस दिन महसूस हुआ कि जैसे कि मैंने कई अन्य दिनों में किया है, कि मैं बस उन सभी अफ्रीकी देशभक्तों का योग था जो मुझसे पहले गए थे। वह लंबी और महान पंक्ति समाप्त हो गई और अब मेरे साथ फिर से शुरू हुई। मुझे दुख हुआ कि मैंने उन्हें धन्यवाद नहीं दिया या धन्यवाद नहीं दे सका और भी यह नहीं देख पाए कि उनके बलिदानों का क्या परिणाम है। रंग भेद की नीति ने मेरे देश और मेरे लोगों पर एक गहरा और अस्थायी घाव पैदा किया। हम सभी उस गहरी चोट से उभरने के लिए यदि बिताएंगे तो, लेकिन दशकों के गहन उत्पीड़न और क्रूरता का यह एक और अनपेक्षित प्रभाव था और वह यह था कि इसने हमारे समय के ओलिवर टेम्बोज और वॉल्टर सिसुलस, चीफ लुथिसलिस या फिर और ये थे यूसुफ दादू, ब्रेम फिशर, रॉबर्ट सॉबुक्वे जैसे लोगों को जन्म दिया। जैसे लोगों को क्या किया, उन्होंने जन्म दिया। ठीक है, अब यहाँ पर नेक्स्ट पेज पर देखते हैं क्या लिखा है। साहस, बुद्धि और उदारता की उनके जैसा फिर कभी पता न चले। शायद चरित्र की ऐसी ऊंचाइयां पैदा करने के लिए उत्पीड़न की इतनी गहराइयों की आवश्यकता होती है कि मेरा देश अपनी मिट्टी के नीचे मौजूद खनिजों और रत्नों से समृद्ध है, लेकिन मैं हमेशा से जानता हूँ कि इसकी सबसे बड़ी संपत्ति इसके लोग हैं, जो शुद्धतम हीरों से भी बेहतर और सच्चे हैं। संघर्ष के इन्हीं साथियों से मैंने साहस का अर्थ सीखा। बार बार मैंने पुरुषों और महिलाओं को एक विचार के लिए जोखिम उठाते और अपनी जान पर जान देते हुए मैंने देखा कि लोग बिना रुके हमलों और यातना का सामना करते हैं, ऐसी ताकत और लचीलापन दिखाते हैं जो कल्पना से डरे हैं या कल्पना से परे हैं। मैंने ललीचापन सीखा कि साहस डर की अनुपस्थिति नहीं बल्कि उस पर विजय है। बहादुर आदमी वह नहीं जिसे डर नहीं लगता, बल्कि वह है जो उस डर पर विजय पा लेता है। उस डर पर विजय पा लेता है। कोई भी व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति की त्वचा के रंग, उसकी पृष्ठभूमि या उसके धर्म के कारण उस पर नफरत करते हुए पैदा नहीं होता है। लोगों को नफरत करना सिखाया जाता है। अगर वे नफरत करना सीख सकते हैं तो उन्हें प्यार करना भी सिखाया जा सकता है, क्योंकि प्यार इसके विपरीत की तुलना में मानव हृदय में अधिक स्वाभाविक रूप से आता है। यहाँ तक कि जेल की सबसे कठिन समय में भी जब मुझे मेरे साथियों को हमारी सीमा तक धकेला दिया गया था, तो मुझे गार्ड ने
या गार्ड में मानवता की झलक दिखाई देती थी, शायद एक सेकंड के लिए, लेकिन यह मुझे आश्वस्त करने और मुझे आगे बढ़ाने के लिए पर्याप्त था। मनुष्य की अच्छाई एक लौ है जिसे छुपाया जा सकता है लेकिन बुझाया नहीं जा सकता। ठीक है, यहाँ पर कुछ आ गए ओरल कॉम्प्रेशन को चेक क्वेश्चन आ गए। तो फर्स्ट क्या कह रहा है, फर्स्ट से सुनिए। सैन्य जनरल क्या करती हैं, उनका रवैया कैसा बदला है और क्यों। और सेकंड क्वेश्चन क्या है, दो राष्ट्रगान क्यों गाए गए थे, दो राष्ट्र क्यों, हाल ही मैंने बताया था। थर्ड, मंडेला अपने देश में सरकार की प्रणालियों का वर्णन कैसे करती हैं, पहले दशक में और 20वीं सदी के अंतिम दशक में। फोर्थ है कि मंडेला के लिए साहस का क्या अर्थ है। फिफ्थ है कि वह क्या सोचता है कि स्वाभाविक है या प्यार करना या नफरत करना। अब यहाँ से फिर स्टार्ट करते हैं। जीवन में प्रत्येक व्यक्ति के अपने परिवार, अपने माता पिता, अपनी पत्नी, अपने बच्चे पत्नी और माता पिता के प्रति दोहरे दायित्व होते हैं और उसका अपने लोगों, अपने समुदाय, अपने देश के प्रति दायित्व है। एक सभ्य और मानवीय तरीके से समाज में प्रत्येक व्यक्ति अपनी रुचि और क्षमता के अनुसार उन दायित्वों को पूरा करने में सक्षम है। लेकिन दक्षिण अफ्रीका जैसे देश में मेरे जन्म और रंग के व्यक्ति के लिए उन दिनों दायित्व को पूरा करना लगभग स्वाभाविक प्रवृत्ति थी। दक्षिण अफ्रीका में एक अश्वेत व्यक्ति जिसने मनुष्य के रूप में जीने का प्रयास किया जीवन में, लेकिन उसे दंडित किया गया और अलग अलग कर दिया गया। दक्षिण अफ्रीका में एक व्यक्ति जिसने अपने लोगों के प्रति अपने कर्तव्य को पूरा करने की कोशिश की तो उसे अनिवार्य रूप से उसके परिवार और उसके घर से निकाल दिया गया और उसे गोपनीयता और विद्रोह के धुंधले में अस्तित्व अलग अलग जीवन जीने के लिए मजबूर किया गया। और शुरुआत में मैंने अपने लोगों को अपने परिवार से ऊपर रखने का विकल्प नहीं चुना, बल्कि अपने लोगों की सेवा करने का प्रयास किया। मैंने पाया कि मुझे एक बेटे, एक भाई, एक पिता, एक पति के रूप में अपने दायित्वों को पूरा करने से रोका गया है। मैं आज़ाद होने की भूख के साथ पैदा नहीं हुआ था। मैं हर तरह से स्वतंत्र पैदा हुआ था, जिससे मैं जान सकता था कि अपनी माँ की झोपड़ी के पास के खेतों में दौड़ने के लिए स्वतंत्र, मेरे गांव से होकर बहने वाली साफ धारा से तैरने के लिए स्वतंत्र, तारों के नीचे मैली बुनने के लिए और धीमी गति से चलने वाले बैलों की चौड़ी पीठ पर सवारी करने के लिए स्वतंत्र। जब तक मैं अपने पिता की आज्ञा का पालन करता रहा और अपने कबीले से रीति रिवाजों का पालन करता रहा तो मुझे मनुष्य या ईश्वर के नियमों से कोई परेशानी नहीं हुई। यह तभी हुआ जब मैंने यह जानना शुरू किया कि मेरी लड़कपन की आज़ादी एक भ्रम थी। जब मुझे एक युवा के रूप में पता चला कि ये मेरी आज़ादी मुझसे पहले छीन ली गई थी, तभी मैं इसके लिए भूखा रहने लगा। सबसे पहले एक यात्रा के रूप में केवल अपने लिए स्वतंत्रता चाहता था। रात में बाहर रहने, मुझे जो अच्छा लगे उसे पढ़ने और जहां मैंने चुना वहां जाने की अस्थायी स्वतंत्रता। बाद में जोहान्सबर्ग में एक युवा व्यक्ति के रूप में अपनी क्षमता हासिल करने, अपना गुजारा करने की या बुनियादी और सामाजिक स्वतंत्रता के लिए तरस रहा था। विवाह करने के लिए, परिवार बसाने की, वैध जीवन की बाधा न बनने की स्वतंत्रता। लेकिन फिर मैंने धीरे धीरे देखा कि न केवल मैं आज़ाद नहीं था, बल्कि मैंने भाई बहन और आज़ाद नहीं थे। मैंने देखा कि यह सिर्फ स्वतंत्रता नहीं थी जो कम हो गई थी, बल्कि उन सभी को स्वतंत्रता भी कम हो गई थी जो मेरे जैसे दिखते थे। तभी मैं अफ्रीकी नेशनल रेडियो कांग्रेस में शामिल हुआ और तभी मेरी अपनी आज़ादी की बड़ी भूख बन गई। ठीक है, यहाँ पर नेक्स्ट पहुँच के फिर मैंने मेरे लोगों की गरिमा और आत्मसम्मान के साथ अपना जीवन जीने का स्वतंत्रता की इच्छा थी, जिसने मेरे जीवन के जीवंत बना दिया, जिसने एक डरे हुए युवक को एक साहसी व्यक्ति में बदल दिया, जिसने एक कानून का पालन करने पर वकील का अपराधी बना दिया, जिसने मुझे अपराधी बना दिया, एक परिवार प्रेम पति बिना घर वाले व्यक्ति में बदला गया, जिसने एक जीवन प्रेमी व्यक्ति को एक साधु की तरह रहने के लिए मजबूर किया गया,
मैं अगले आदमी से अधिक गुणी या आत्म बलिदान करने वाला नहीं हूँ, लेकिन मैंने पाया कि मैं उस गरीब और सीमित स्वतंत्रता का आनंद भी नहीं ले सकता उसकी मुझे अनुमति थी, जबकि मुझे पता था कि मेरे लोग स्वतंत्र नहीं हैं। स्वतंत्रता अविभाज्य है, मेरे किसी भी व्यक्ति की जंजीरें नहीं, सभी की जंजीरें थी। मेरे सभी लोगों की जंजीरें मेरे लिए जंजीरें थीं। मैं जानता था कि उत्पीड़न को भी उत्पीड़ितों की तरह ही निश्चित रूप से मुक्त किया जाना चाहिए। जो मनुष्य दूसरे मनुष्य की स्वतंत्रता छीन लेता है, यह घृणा कैदी है। वह पूर्वाग्रह और संकीर्णता की सलाखों के पीछे बंद है। यदि मैं किसी और की स्वतंत्रता छीन रहा हूँ तो मैंने वास्तव में एक स्वतंत्र नहीं हूँ। ठीक वैसे ही जैसे जब मेरी स्वतंत्रता मुझसे छीन ली गई थी तो स्वतंत्र नहीं होता हूँ। उत्पीड़ितों से समान रूप से उनकी मानवता छीन ली जाती है, उनसे मानवता छीन ली जाती है। तो यहाँ पर होता है अपना चैप्टर फिनिश। यहाँ पर क्या होता है अपना चैप्टर फिनिश। आई होप आपको ये एक्सप्लेनेशन कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताएं, और ऐसे ही वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और लाइक करना कभी ना भूलें। और